चलिए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए चलेंगे हम लोग। जस्ट हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं एक बार इसका आंसर बताते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक से देखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर का बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या लिखा है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट जनरली, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट जनरली। सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब है, अगर मान लो क्रेडिटर का अमाउंट घट रहा है, इससे क्या होगा। क्रेडिटर क्या है आपका, एसेट है कि लायबिलिटी है। अगर क्रेडिटर मतलब होता है सर सप्लायर जिससे तुमने माल खरीदा है, अगर तुम उसको पैसा दे रहे हो तो तुम्हारा क्या घटेगा, क्या घटेगा। अगर तुम कभी सिंपल सा अगर मैं बात बोलूं कि सर कैश पेड टू क्रेडिटर के, तो तुम जब पेमेंट करोगे तो क्या होगा सर, क्रेडिटर घटेगा। ये मैंने आपको चार चीज सिखाया था बच्चा, एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एक्सपेंसेस, एक होता है इनकम। चार चीज बताइएगा। एसेट्स क्या होगा, एसेट्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, एसेट्स में लिखा है कि सर अगर मेरा एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स कब बढ़ता है, डेबिट क्रेडिट, मुझे बस नेचर बताओ, डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। जब एसेट्स बढ़ेगा आपके पास, आपका संपत्ति, एसेट्स मींस संपत्ति, आपका संपत्ति बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो डेबिट के क्रेडिट। सर डेबिट होगा जब एसेट्स आपका इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा सर, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी का क्या हाल है, लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी मतलब दायित्व, आपको किसी को पेमेंट करना है, वो आपका लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ता है, अगर बोला सर क्रेडिटर बढ़ रहा है तो क्रेडिटर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, हाँ क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स का उल्टा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जब बढ़ता है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है सर, डेबिट। अगर मैं जैसे मान लो कि किसी क्रेडिटर को मैं पेमेंट करूंगा, मैं कौन हूँ, आपका क्रेडिटर हूँ, और आप लोग कौन हो, मेरे डेटर हो। अगर तुम मुझे पेमेंट करती हो तो मैं बढ़ता हूँ कि घटता हूँ, घटता हूँ। जब मैं घटता हूँ तो मैं डेबिट होऊंगा, क्रेडिट होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, डेबिट, क्या जाऊंगा, डेबिट। सिंपल सा बात है। अब खर्चा सर, अगर कोई एक्सपेंस है, अगर कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगा तो इंक्रीज करेगा। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा सर, डेबिट, और एसेट जब डिक्रीज होगा, खर्चा जब बढ़ेगा तो डेबिट, खर्चा घटेगा तो क्रेडिट। अब इनकम का बताओ, इनकम उल्टा है, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा तो डेबिट। ये अगर नेचर आपको याद रहेगा ना तो जिंदगी में कभी भी आपसे जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी। आपको पता है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट को जानने के लिए एक दो तीन चार चीज को बस समझना बहुत इम्पोर्टेंट, बस चार चीज समझ जाओगे, ऑलवेज आपका जर्नल एंट्री सही है। मेरे इस समय क्या लिखा पढ़ो सर, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। पहले बताओ क्रेडिटर क्या है, आपका संपत्ति है, मैं कौन हूँ, आपका संपत्ति नहीं हूँ, मैं आपका लाइबिलिटी हूँ। कौन हूँ, लाइबिलिटी। क्रेडिटर, अच्छा असली में तो मैं आपका एक्सपेंस हूँ, ट्यूशन फीस आपका खर्चा, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिटर नहीं, मैंने कोई सामान आपको नहीं दिया। ट्यूशन फीस आपका एक खर्चा है, एक्सपेंस है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये खर्चा मिल जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी से तुमने सामान खरीदा, जो माल आपको परचेस कर रहा है, जिससे आप माल परचेस कर रहे हैं वो कौन है, सप्लायर। जिसको आप माल बेच रहे हैं वो कौन है, आपका कस्टमर। तो कस्टमर से पैसा मिलता है, सप्लायर को पैसा आपको देना होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो सप्लायर कौन है बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्रेडिट होगा तो इंक्रीज, डेबिट होगा तो डिक्रीज। क्लियर। तो सिंपल सा अगर बोलो, क्रेडिटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर घट रहा है। क्रेडिटर घटेगा तो कहाँ आएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। अगर मैं कभी भी क्रेडिटर को घटाऊंगा तो क्रेडिटर अकाउंट, अच्छा मान लो तुम मेरे को पेमेंट कर दी, तुमने जिससे 5 लाख का माल खरीदा था, तुमने 2 लाख रुपए उसको पेमेंट किया, तो बताओ तुम्हारा क्रेडिटर कितना रह गया, 3 लाख। क्रेडिटर क्रेडिट था, क्रेडिट 5 लाख लिखा हुआ है,
तुमने 2 लाख उसको दे दिया, तो अब कितना लाख नीचे रहेगा? 3 लाख। 2 लाख क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा आएगा कि जाएगा बच्चा? पैसा क्या होगा? जाएगा। कंफर्म? तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि अगर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, रिजल्ट क्या होगा सर? कैश आपका बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ हमको। कैश डिक्रीज होगा। सिंपल सा लिख लो, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। क्या कोई प्रॉब्लम इस एंट्री में? सिंपल सा एक एंट्री के चक्कर में मैंने पूरा जनरली समझा दिया। क्या बोला मैंने? अगर तुमको बोला जाएगा डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, रिजल्ट जनरली क्या होगा? डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, रिजल्ट जनरली डिक्रीज इन कैश। अगर क्रेडिटर घट रहा है मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैश आएगा कि जाएगा? क्रेडिटर घट रहा है, पैसा आ रहा है। मैं आपका क्रेडिटर हूँ, आपका मेरा जो ड्यू बाकी है, आप पैसा दे दिए, तो मैं क्रेडिटर घट रहा हूँ तो पैसा आ रहा है आपके पास। डेटर घट रहा है मतलब पैसा आएगा, तो डेटर तुम्हारा एसेट्स है। क्रेडिटर घटने का मतलब पैसा जाना। तुम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तब ना घटेगा तुम्हारा। पेमेंट करने का मतलब पैसा आना कि जाना? जाना। तो पैसा जाने का मतलब पैसा डिक्रीज होना। क्या कोई प्रॉब्लम? कंफर्म? चलिए अब अगला टॉप क्वेश्चन लिखिए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज मेड एज पर द। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, फिर से बताता हूँ, सुनिएगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? एक सेकंड की और बताऊँ मैं आपको अच्छे से। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बताने से पहले एक बार सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले याद रखना बेटा, एक पहले ये लिख लो अकाउंटिंग एजम्पशन। एक वर्ड लिखो अकाउंटिंग एजम्पशंस। सुनिएगा, सबसे पहले लिखिए अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का समय अपने को दीजिए, मैं आपको 12 मार्क्स हाथ में देके जाऊंगा। 5 मिनट का समय दीजिए, 12 मार्क्स आपके हाथ में। क्या क्वेश्चन है पहला मेरा? सर अकाउंटिंग एजम्पशन किसको बोलते हैं? एजम्पशन का मतलब होता है ये बातें मानने की जरूरत नहीं है, कोई नॉर्मल बातें जो सब में लिखा रहता है। क्या सर है? पहला है गोइंग कंसर्न। क्या है? गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर बिजनेस मेरा चलता रहेगा। बिजनेस मेरा भी, लाइफ कितना बड़ा? लाइफ स्पेन इनफाइनाइट है। अच्छा, तुम जब बिजनेस चालू करते हो क्या तुम ये सोचते हो कि बिजनेस मेरा 2 साल बंद हो जाएगा, बिजनेस अगला साल बंद हो जाएगा? कभी नहीं। तुम्हारा ये एक एजम्पशन होता है कि बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना में तरक्की करेगा। आज बिजनेस यहाँ पर है तो मेरा बेटा बिजनेस करेगा, उसका बेटा भी करेगा। तो मेरा ये एजम्पशन होता है कि बिजनेस मेरा क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब ये बिजनेस हर साल चलता रहेगा। बिजनेस चलता रहा, बिजनेस का लाइफ स्पेन जो लाइफ साइकिल होता है बिजनेस का, उसका तुमने ये नहीं बोला सर बिजनेस चालू आज कर रहा हूँ, इसका एंड 10 साल बाद हो जाएगा, कभी नहीं बोलो। तुम कौन सा बिजनेस चालू करोगे? इनफाइनाइट समझे, कौन सा? इनफाइनाइट। दूसरा है कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सीधा बोलता है कि सर अगर मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलता रहेगा तो मैं जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो भी नियम फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ, वो हर साल मैं वही करते रहूँगा। अगर मेरे को चेंज करना होगा तो एज पर ये लिख लो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अगर आप कुछ भी बदलाव कर रहे हैं कंपनी में, आपको हर एक बातों को कंपनी में आपको इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। फुट नोट, वर्किंग नोट, मतलब जहां अकाउंट्स खत्म होता है आपका जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल बैलेंस, बैलेंस शीट के नीचे में आप डिस्क्लोजर कीजिएगा कि आपने ये इस कारण से जो चीज जो भी आप बदलाव करेंगे आपको बताना पड़ेगा एक्सटर्नल आउटसाइडर। आप कुछ भी चीजें छुपा नहीं सकते। ईच एंड एवरी मटेरियल फैक्ट, कौन सा फैक्ट?
मटेरियल, जो जानकारी जरूरी है कस्टमर को जानने को, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप उस बातों को हिडन नहीं कर सकते हैं कि छुपाना गैर कानूनी है, क्योंकि आपने पब्लिक का पैसा लिया है, लोगों को पैसा लिया, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का आपको पूरा हक है। क्लियर है? जो आपके कंपनी में स्टेक होल्डर है, जैसे 2 पर्सन, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर मीन्स द पर्सन, द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं? हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी। कंपनी के एम्प्लॉय हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, सर चेयरपर्सन हो गया, सर कस्टमर हो गया, सर सप्लायर हो गया, सर बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सारे के सारे बंदे जो कंपनी से रिलेटेड है, जो कंपनी का कोई भी बात उसको प्रभाव डाल देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज स्टेक होल्डर। एंड स्टेक होल्डर आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनी। एंड कंपनी से अगर वो रिलेटेड है, इसका मतलब आपको उस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मान लीजिए आप एक बार बोल दिए कि हम अभी SLM फॉलो करेंगे, डेप्रिसिएशन का एक मेथड है SLM या WD, मान लो कि ये फॉलो करेंगे, क्या नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं यही मानूंगा कि ये फॉलो करूंगा ना? जैसे मान लो मैंने आज आपको बोला कि आज आपका क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास आपका इस टाइम, नेक्स्ट क्लास होगा, आपको मैंने कोई टाइमिंग नहीं बोला, तो नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग फिक्स है, नेक्स्ट क्लास का डे फिक्स है। क्यों सर? एज पर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि लगातार जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बोलने की जरूरत आपको नहीं। थर्ड होता है आपका एक्रूवल। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर सिंपल सा सुनना बेटा, ये टू बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का 2 बेस है, एक है कैश बेसिस, एक है एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है जो सामान आपने कैश में खरीदा है और कैश में बेचा, मतलब जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व आएगा, कैश होगा, उसको हम कैश बेसिस बोलते हैं। और एक्रूवल बेसिस बोलता है कि सर दिस ईयर एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर इफ दे कैन बी रिसीव्ड और रिसीवर, मतलब इस साल का खर्चा आपको इस साल रिकॉर्ड करना होगा, चाहे पैसा आपको मिले चाहे आपको ना मिले। ठीक है? तो एक्रूवल बेसिस बोलता है कि इस साल हमको पूरे साल का हिसाब करना, कि देखो इस साल कितना लाभ हुआ है हमको निकालना है। मैं सिंपल सा बोलूँगा कि आपने कितना कमाया, अगर आपसे बोला सर प्रॉफिट कितना है आपका, सिंपल बोलिए सर आपका टोटल सेल कितने का किया आपने। सर सेल 2 तरीके का होता है, एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल। तो क्या हम जो सेल पकड़ेंगे, हम क्या दोनों को मिलाकर पकड़ेंगे? एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट यस सर, कि आपको पैसा मिला चाहे पैसा मिलेगा, दोनों को मिलाकर ही मैं बोलूँगा इतने का माल बिका। ठीक है? माइनस एक्सपेंसेस, जो आपने खर्चा किया। एक्सपेंसेस 3 तो होता है सर, एक पेड, मैंने उसको पे कर दिया, एक है पेएबल, मैं करूँगा, उसको बोलता आउटस्टैंडिंग। क्या बोलता हूँ? आउटस्टैंडिंग, देना बाकी। तो इस देने बाकी वाले जो शब्द होते हैं, इसको भी मैं क्या बोलता हूँ सर, ये वाला पैसा भी मेरा खर्चे के अंदर इंक्लूड होगा, चाहे आप पैसा पे कीजिए या पैसा बाद में पे कीजिए। इस साल का इनकम और इस साल के खर्चे को माइनस करके जो पैसा आता है, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका क्या है सर? प्रॉफिट। पैसा हाथ में कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आपने कमाया कितना ये इंपॉर्टेंट। तो ये 3 को बोलते हैं सर क्या चीज? 3 को बोला जाता है सर, ये चीज भाई अकाउंटिंग एजम्पशन। इस एजम्पशन अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या अकाउंटिंग एजम्पशन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, एकदम क्लियर अकाउंटिंग एजम्पशन। अब जब अकाउंटिंग एजम्पशन आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो जस्ट हमको ये बताइएगा कि सर आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। आइए जरा सुना देता हूँ। सबसे पहला होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसको उतारते जाइएगा, मैं फोटो भेज दूंगा जो भी बताने का, जस्ट समझते जाइए, जहाँ आप फंसेंगे पूछिएगा, बता देगा। समझने में सबको क्लियर हो गया? सर क्या कीवर्ड है? अगर तुमसे पूछा जाए गोइंग कंसर्न क्या होता है, अगर मैंने आपको बोला गोइंग कंसर्न क्या होता है, सर आपने बोला एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सर, वर्ड सुनिए, एंटिटी मतलब बिजनेस एंटिटी, इसको बोलते हैं सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम ओनर टू बिजनेस। सर मालिक और बिजनेस दोनों अलग आदमी हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट कंपनी का पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये बात बोलता है कि सर कंपनी और ओनर दोनों सेपरेट है। एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि सर रंजीत क्लासेस एंड दूसरा है रंजीत तिवारी, क्या ये दोनों एक ही आदमी है? ये दोनों अलग अलग आदमी।
ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और ये क्या है, इंडिविजुअल। अगर मेरे कंपनी में रंजित क्लासेस के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है तो रंजित क्लासेस को संभालने वाला, जो संभालने वाला नहीं, रंजित क्लासेस जो गलती करेगा उसकी कंपनी चलाने में कोई भी गलती करेगा, ओनर आर नॉट पर्सनली लायबल। क्योंकि ओनर कौन होता है, जब किसी कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर। क्या शेयर होल्डर की गलती होती है, तुम गलती वाले आदमी को ढूंढो, उसको जेल डालो, इस मालिक को तुम नहीं पढ़ सकते। क्योंकि ओनर और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है। कौन से केस में, कंपनी के केस में। कौन से केस में, कंपनी के केस में बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग है। कल बिजनेस स्टडी का क्लास हम लोग सेट किए थे, वहाँ मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनर से पढ़ाया था, जिसे बताया था नॉन कॉर्पोरेट एक कॉर्पोरेट था। मैंने बताया था रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो पर्सनल लाइबल है, घर बेचो, बाड़ी बेचो, किसी को बेच के पैसा ला के दो। और जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, कॉर्पोरेट है, तो जितना कंपनी में नुकसान होगा उतना पैसा ही उसको देना पड़ेगा, वो पर्सनल लाइबल नहीं है। मान लीजिए अंबानी की कंपनी है, उस कंपनी में उसको 250 करोड़ का नुकसान होगा, कंपनी को बेच के पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन अंबानी जी अपना पर्सनल एसेट्स को बेच के देने वाले नहीं। लेकिन आपने केवल एक दुकान छोटा सा खोला है, छोटा बिजनेस के, यू आर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, तुम अकेले कंपनी के मालिक, तो तुम रजिस्टर्ड नहीं, यू आर नॉट अ कॉर्पोरेट। बट उस केस में अगर आप मान लीजिए आपने क्या किया है, आपको मान लो 500 करोड़ नुकसान हो गया, तो क्या 500 करोड़ आपको देना पड़ेगा? हाँ सर, आप घर बेच के लाइए, पूरा गांव का प्रॉपर्टी बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए, लेकिन आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल नहीं है, क्योंकि आप नॉन कॉर्पोरेट है। क्लियर है? तो कॉर्पोरेट होने का पहला फायदा है सर कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से क्या अलग। अगर तुमसे कोई पूछे सर एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोला एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग है। बिजनेस में कोई भी गलती होती है तो मालिक का कोई गलती नहीं है, मालिक और बिजनेस एक दूसरे से क्या अलग है। इसका जांच का विषय है, जांच किया जाएगा तो उसको जो गलती हो सजा मिलेगा, लेकिन मालिक को डायरेक्ट कॉल पड़े जेल के अंदर डाल नहीं सकते। लेकिन अगर तुम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम सोलो बिजनेस कर रहे हो, तुम हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस कर रहे हो, इस केस में अगर अपने काम से कोई गलती होती है तो आप सबको जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद लीगल रिस्क मिलेगा, क्योंकि आप पर्सनल। क्या ये एंटिटी कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत हो? फटाफट बोलिए एक बार। नहीं सर, एंटिटी कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ गया। अब सेकंड बताइएगा, इसको सुनते सुनते जरा इसको पढ़िएगा, ये वाला वर्ड हम किस वर्ड में यूज करेगा, फिर हम लास्ट में पूछेगा ये वाला कौन से कॉन्सेप्ट को समझ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? एक है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सीधा सा बोलता है कि अकाउंट्स में मैं उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करूंगा जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ। जिसको मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता, अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं होता। बेटा दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव मतलब कितना किलो आपने सामान खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, ये सब क्वांटिटी है। जहाँ क्वांटिटी होगा उसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा। जहाँ मैं क्वालिटी का बात कर दिया कि सर मैंने एक स्टाफ मंगाया है, हाँ स्टाफ बहुत बढ़िया काम करता है, एक्सपर्ट है, क्या इसको तुम रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। तुम उसको कितना रुपया दे रही हो, तुम इसको रिकॉर्ड करोगे? उसके क्वालिटी को, उसके ईमानदारी को, उसके मेहनत को, उसके लगन को तुम अकाउंट से मेजर नहीं कर सकते हो, तो इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मतलब कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार मैं उसी को रिकॉर्ड कर सकता हूँ जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ, और अदरवाइज की ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको मनी में मेजर नहीं कर सकता। जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता एज पर मनी मेजरमेंट। क्योंकि वर्ड याद रखना पड़ेगा, जो हमको कीवर्ड चाहिए। कोई आपसे पूछे एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या बोलोगे? सर बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग है, इसको एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से बोलते हैं सर वो ट्रांजेक्शन जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जिसको मनी मेजर नहीं किया जाता उसको अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सर मान लीजिए कोई आपने एसेट्स खरीदे, यहाँ से नोट, ये कॉन्सेप्ट होता है एसेट्स के ऊपर। और मान लीजिए कोई एक एसेट्स था जो आपने 1 अप्रैल 2020 को आपने 5 लाख में खरीदा, ठीक है,
और फिर जाकर ये क्या नाम है 1 साल बाद या 2 साल बाद इस एसेट्स का कीमत हो गया 1/21 को सच क्या नाम 3 लाख में। तो क्या 1 साल बाद इसका वैल्यू घट गया तो मैं क्या 3 लाख में रिकॉर्ड करूँगा अपने अकाउंट्स में? नहीं, मैं जितना भी खरीदा हूँ मैं उसी में रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा मतलब सर आपने जो एसेट एग्जाम्पल लेता हूँ एक मोबाइल तुमने खरीदा, मोबाइल जब मैंने खरीदा था उस मोबाइल का कीमत था उस समय मार्केट में 15,000। मेरे ले लेने के बाद 5 साल या 6 महीना या 1 साल बाद उस मोबाइल का कीमत घट के हो गया सर 70,000। 1 लाख में मैंने खरीदा था, आज दाम था 70,000। क्या जब मैं डेप्रिसिएशन पकड़ूंगा, मैं जो अपना बोलूंगा कि मेरा कॉस्ट कितना लगा और मैं जो अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा अपने खर्चे को, तो क्या मैं 70,000 रिकॉर्ड करूंगा? मेरा तो 1 लाख लगा तो मैं 1 लाख रिकॉर्ड करूंगा। और जब डेप्रिसिएशन में मारना चालू करूंगा तो मैं 1 लाख पे मारूंगा कि 70,000 मारूंगा? सर हाँ सर मार्केट में 70,000 दाम है, मार्केट में क्या दाम है उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को कितना पड़ा, मेरी जेब से कितना रुपया गया इस मशीन को यूज़ करने के लिए, मेरा कॉस्ट वही है। इसी नाम क्या इसका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जिस दाम में आपने खरीदा किसकी रिकॉर्ड होता है? एसेट्स। जो भी एसेट्स आपने खरीदा है तो आपको वो कितने पड़ा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आपने खरीदा था तब दाम क्या था, अभी क्या दाम चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे किसमें? कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमको क्लियर कीजिए, नहीं है तो हम अपने आगे। चौथा है सर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर आपको रियलाइज कितने में, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब कि ये इसको आपको बेच के आपने कितना रिवेन्यू अर्न किया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एस 9 रिवेन्यू को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख लीजिएगा प्लीज, ये सब आपको काम में नहीं मिलेगा लिखा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और एस 9 क्या वर्ड बोलता है कि सर आप रिवेन्यू को मतलब इनकम को रिकॉर्ड आप कैसे करेंगे, जब आपको रिसीव होगा तब आप रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक बंदे ने को बोला सर आपसे मेरे को पढ़ना है, ठीक है मैं आपको पढ़ूंगा, मैं आपको मंथ का ना 5,000 दूंगा, जिसने मुझे बोल दिया। अब मैं अपने हिसाब से हिसाब कर रहा हूँ कि देखो 5,000 एक महीने का वादा कर दिया उसने, अब मेरा 5,000 एक महीने का हुआ तो साल का हो गया कितना 5,000 इंटू 12 60,000। अब 60,000 मेरा इनकम बढ़ गया, क्या इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ तुरंत उसके वादा बोलते ही? कभी नहीं। जब जब मुझे पैसा मिलेगा, जब मैं रियलाइज करूंगा इनकम को तब मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब आपको पैसा मिले, जब आप रिसीव्ड करें तब उस इनकम को रिकॉर्ड कीजिए। हो सकता है पैसा बैड डेप्ट हो जाए, हो सकता है पढ़ के वो पैसा ना दे, हो सकता है कि वो आगे जाकर पढ़ना से छोड़ दे, हो सकता है कि बीच मंथ में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए आप उसको पढ़ा ना पाए, हो तो बहुत कुछ सकता है। तो आप रिवेन्यू को रिकॉर्ड अगर डायरेक्टली आप करने बैठ गए तो आपका सही एक्जेक्ट आंसर आएगा। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट आएगा वो सही और एक्जेक्ट आए, इसके लिए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैं रिवेन्यू को रिकॉर्ड तभी करूंगा जब मुझे क्या होगा, वो रियलाइज्ड हो जाएगा। जब मिल जाएगा तो रिकॉर्ड करूंगा, जब तक नहीं मिला तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं बच्चा? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि सर ये बात हम जानते हैं एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार। गोइंग कंसर्न मींस बिजनेस चलता रहेगा बिजनेस का लाइफ स्पेन कितना है? इनफाइनाइट है। हम ये स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट माने हैं कि बिजनेस का लाइफ साइकिल मेरा इनफाइनाइट है, मेरा बिजनेस लाखों सालों करोड़ों सालों चलता रहेगा बिना डिस्टर्ब के, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन सर क्या आपका बिजनेस लाखों सालों तक चलेगा तो क्या लाखों सालों के बाद हिसाब कीजिएगा क्या? नहीं, आपको तो हिसाब करना होगा ना। सर बिजनेस तो रुक ही नहीं रहा तो कैसे करें हिसाब? चलते हुए दौड़ते बिजनेस को पकड़ सकते हो क्या तुम? क्या बिजनेस किसी दिन ताला बंद का हिसाब होता है क्या? आज बिजनेस का पूरा हिसाब, रुक 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 अब सेल नहीं करना, सेल नहीं कर, रुक सेल नहीं कर कंसेप्ट, पहले पूरा हिसाब करेगा फिर सेल, ऐसा होता है कभी? तो इसीलिए एक अकाउंट एक कॉन्सेप्ट बोला, उसने क्या वर्ड बोला सुनिए कि सर मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देता हूँ 1 अप्रैल 2020 से पकड़ 31 मार्च 2021, 1 साल पकड़ लीजिए सर। या तो आप फॉलो कीजिए किसको? अकाउंटिंग ईयर। किसको बोलते हैं हम? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं बेटा? इसको बंगाली न्यू ईयर बोलते हैं, अप्रैल टू मार्च। ये टैक्स में भी इसको पढ़ाता है, बहुत सारे अकाउंट्स में भी कंपनी इसको फॉलो करती है। और कोई कोई कंपनी क्या होती है, कोई लोग क्या करते हैं, वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, ये क्या है सर? कैलेंडर ईयर।
जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। इन दो में से कोई एक, आप एक साल पकड़िए सर, 12 महीना। इस 12 महीना में आपने कितना सेल किया, आपने कितना परचेस किया, आपने कितना खर्चा किया, आपको कितना रिसीव हुआ, आपका कितना पेमेंट हुआ, इन सब का हिसाब करके आप प्रॉफिट निकालें। क्या आप 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल बिजनेस चलता रहेगा? बिजनेस को मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन अगला 1 अप्रैल को जो सेल करोगे ना, उसको हम अगले साल में कंसीडर करेंगे। 31 मार्च तक का जो सेल हुआ है, 31 मार्च तक का जो खर्चा हुआ है, 31 मार्च तक का जो हिसाब हुआ है, इसको मैं 1 साल, और अगला दिन जो 1 अप्रैल से उसको मैं अगले ईयर में कन्वर्ट करके बिजनेस को तोड़ दूँ। हर साल बिजनेस को अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च तोड़ के हम ये निकालना चाहते हैं कि सर एक पीरियड हो गया, बिजनेस का एक पीरियड है, 12 महीने का एक बिजनेस है, इसमें आपने कितना लाभ कमाया, कितना आपने खर्चा किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, उन सबको रिकॉर्ड करने को बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। एक वर्ड है सर मैचिंग कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट सीधा से बोलता है, ध्यान सुनना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बच्चे से गलती बहुत ज्यादा होती है। टीचर केवल, मैं जो आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, ये कीवर्ड ही एग्जाम में लिखना है, टीचर आपसे कुछ नहीं मांग रहा। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल सर, कि आप हिसाब कीजिए कि आपका इनकम एंड एक्सपेंस, इसको मैच कीजिए कि आपने कितना इनकम किया है और कितना खर्चा किया। इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके इसको हिसाब करके पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कितना मेरा इनकम है, कितना मेरा खर्चा है। इसको जो मैच करूंगा, डेबिट को क्रेडिट से इक्वल मैच करूंगा, जो बाकी डिफरेंस आएगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो प्रॉफिट, इनकम कम है खर्चा ज्यादा है तो लॉस। कहावत है, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया तो लॉस। आमदनी रुपया, खर्चा ठंडी इनकम। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप क्या फॉलो करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप ऑलवेज मैच करते हैं, सारे इनकम जोड़ दिए, सारे खर्चा जोड़ दिए, दोनों को मैच कर। मैच करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? या तो प्रॉफिट या तो लॉस। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग मीन्स आप अपने खर्चे को अपने इनकम के साथ क्या कर रहे हैं? इक्वल करके मैच कर रहे हैं। ऐसा पूछेगा सर मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या मैच किया जाता है? बोलना अपने खर्चे को अपने इनकम के साथ मैच किया जाता है और ये देखा जाता है कि मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ कि लॉस। कोई दिक्कत? बेटा अभी तक के सबसे 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 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये एकदम दिमाग में छाप लेना, ध्यान से 2 मिनट में बातों को सुनना, इसके बाद आपको दिक्कत करनी है। इसको हम प्रूडवेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या वर्ड बोलता है? ध्यान सुनो सर, कंजर्वेटिज्म और प्रूडवेंस। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडवेंस कॉन्सेप्ट, ये सिंपल सा बोलता है कि देखिए सर, इस आप ना अपने खर्चे को अपने नुकसान को, हो सकता है कि फ्यूचर में वो नुकसान है, क्योंकि जो मैं करता हूँ अकाउंट में क्यों बनाता हूँ बेटा? अकाउंट बनाता हूँ कितना इनकम आपने खर्चा किया और कितना आपने इनकम किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। क्लियर है? और टैक्स हमेशा एडवांस टैक्स होता है। सर अभी मैंने माल बेचा है, पैसा आया नहीं है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार कॉन्सेप्ट मिटा दिया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट वो क्या बोलता है? पैसा मिला या मिलेगा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप इनकम मान लीजिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बताओ बेटा, अगर मान लो हो जाए कि पैसा देने वाला पैसा लास्ट में दिया नहीं, तो मैं इनकम के ऊपर टैक्स भी दे दिया, अब बाद में वो पैसा भी नहीं मिला, ये तो नाइंसाफी हो जाएगा। इसी के लिए कॉन्सेप्ट लाइज का नाम क्या है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये बोलता है कि देखिए सर, आप अपने जो इनकम है, जो आपको इनकम हो सकता है, उसको रिकॉर्ड मत कीजिए। आपको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोला है? जब इनकम होगा तो रिकॉर्ड कीजिएगा, नहीं होगा रिकॉर्ड मत कीजिए। लेकिन अपने जो भी लॉस है, एंटीसिपेटेड लॉस, विच लॉस? एंटीसिपेटेड लॉस। सर एंटीसिपेटेड वर्ड क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि ये फ्यूचर का लॉस है ना। अगर मान लीजिए अभी मैं आपको माल बेच रहा हूँ और मुझे पता है कि लॉस होगा, क्या मैं बेचूंगा तुमको? अभी अगर तुम अपना जात दिखाओगे कि नहीं हम पैसा लुटकाने वाले हैं, तो माल ही नहीं बेचेगी। अभी बहुत बोला, कस्टमर लेते समय बहुत ही प्यारा प्यारा मीठा बात करता है, एकदम वादा दे देंगे, एकदम तुरंत दे देंगे, लेकिन लास्ट में जाके गेम खेल देते हैं। तो आदमी जब फंसता है, कब फंसता है?
बाद में जब वो गेम खेलता है उसका जब बात जो करनी और कथनी में बदलाव आ जाता है तब फंसता है। तो बिजनेस करने जा रहे हो, जिंदगी की बात है, ऐसा कोई इंसान ना मिला होगा तुमको बिजनेस में जो कभी लॉस ना पाया। हर इंसान लॉस खाता है, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में तुमको लॉस होता है। तो कौन सा लॉस सर? पैसा डूब जाने का लॉस। ठीक है, तो सर मेरे को बोला प्रोडुबेंस का मतलब अगर फ्यूचर में कभी आपको कोई ऐसा लॉस दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये इनकम आपको मिलने में थोड़ी दुविधा है, तो उसका मतलब होता है प्रोविजन। क्या होता है? प्रोविजन। मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेट, माने कि जितने मेरे कस्टमर है उनमें से कुछ लोग मेरा पैसा नहीं देंगे, तो अब उस पूरे डेटर का उतना परसेंट पैसा को खर्चे लॉस में दिखा कि सर इतना पैसा डूबने का चांस है, अनुमान है, तो उसको खर्चे में लिख दो कितना पैसा नहीं मिलने वाला। या इतना लिख दो सर ये है कि मेरे को इतना और मेरा है कि मेरे को डिस्काउंट देना पड़ जाएगा डेटर को। जो भी प्रोविजंस होगी, प्रोविजन मतलब अनुमान है कि ये पैसा आपको नहीं मिल सकता, वो सारे के सारे चीज़ों को आप अपने लॉस में दिखाइए और प्रॉफिट को कम करके बाकी जो आपको लगता है कि नहीं इतना तो मिल जाएगा, इतना पैसा तो रिकवर हो ही जाएगा, तो जो रिकवर हो जाएगा उसके ऊपर टैक्स दे दीजिए। अगर बाद में पैसा डूब जाता है तो उसके ऊपर टैक्स मत दीजिए। अगर रिकवर हो जाता है जब मिलेगा तब रिकवर कर लीजिए, तब टैक्स दे दीजिए। गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स नहीं, गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि इतना कस्टमर में पैसा नहीं दे सकते तो 10%, 5%, 6%, जितना भी परसेंट आपको लगता है आप एंटिसिपेट करके मार के पैसे को खर्चे में दिखा दीजिए। इस साल आपका प्रॉफिट में से घटा लीजिए प्रॉफिट को, और बचे हुए पैसे पे आपको टैक्स दे दीजिए, और बाकी पैसे जब मिलेंगे तब मार दीजिएगा। डूब जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर डूबी गया तो हम लोग जहाँ पर डूबा हुआ पे मांगेंगे। अगर आपका इनकम ही नहीं हुआ तो फिर टैक्स का कहाँ से आएगा, इस समझ में। तो जहाँ मेरा बड़ा क्वेश्चन, प्रोविजन मतलब होता है अनुमान। प्रोविजन मीन्स अनुमान फॉर बैड एंड डाउटफुल डे, कि मेरे को इतने कस्टमर पैसा नहीं देंगे। इसको कौन सी इज मेड एज पर विच कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट? जहाँ भी मेरे वर्ड निकल जाए बेटा अनुमान है कि इतना पैसा नहीं मिलेगा, पैसा डूब जाएगा, मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा। जब भी मेरे वर्ड के आगे प्रोविजन लिखा है तो क्या बोलोगे? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये आपका आंसर था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसी का एक और नाम क्या है बेटा? प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद रहेगा बेटा। मैंने केवल एक क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट फिर से बता दिया। क्या आपको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में कोई अभी तक दिक्कत है? अब दिक्कत होगा क्या? अभी तक मैंने जितने 7 कॉन्सेप्ट बताया आप क्लियर हुआ सबके एक एक वर्ड में? कोई आपसे पूछे एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोलोगे बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट है, मालिक और कंपनी कुछ अलग है, इसको एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मनी मेजर लोग उसको बोलते हैं सर वो ट्रांजेक्शन को मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ, जिसको पैसा में मैं तोड़ सकता हूँ, माप सकता हूँ, उसको मैं मनी में बोलता हूँ। जिसको नहीं तोड़ सकता, नहीं माप सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर इस सामान को बनाने में जितना आपका खर्चा लगा हो, जितना कॉस्ट लगा हो उसी को रिकॉर्ड कीजिएगा, नहीं लगा तो रिकॉर्ड मत कीजिएगा। जितना दाम लगा, क्योंकि अभी क्या दाम है उससे मतलब नहीं है, कितना आपका खर्चा लगा उस पर रिकॉर्ड कीजिएगा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब सब पैसा आपको रियलाइज होगा तब रिकॉर्ड कीजिएगा, अगर रियलाइज नहीं हो रहा रिकॉर्ड मत कीजिए। पीरियडिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर बिजनेस तो आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो क्या बिजनेस भी आप क्या लास्ट में प्रॉफिट निकालेंगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए 7 तोड़ लीजिए, अप्रैल से मार्च, इसके अंदर जितना भी आपको खर्चा हुआ, जितना भी आपका इनकम हुआ, जितना भी आपका सब कुछ हुआ, उसका हिसाब करके प्रॉफिट और लॉस निकाल के बैठिए। हर साल ऐसे करते रहिए। बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब आप अपने खर्चे को अपने इनकम के साथ मैच कीजिए और देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर आप जितना भी इनकम आपने अर्न किया, पैसा मिला नहीं आपको, जो मिल गया तो इनकम हो गया, जो मिलना बाकी है उसमें आपको अगर लगता है कि कुछ पैसा आपका डूब सकता है, वो पैसा आपको मिलने में दिक्कत हो सकता है, पैसा में प्रॉब्लम हो सकता है मिलने में, तो उस खर्चे को रिकॉर्ड मत कीजिए। उस खर्चे को आप क्या करें, यहाँ अपने प्रॉफिट इनकम चढ़ा दीजिए और बाकी जो पैसा बचा है उसको अपने इनकम पकड़ के उसको टैक्स दे दीजिए। तो इस पैसे को आप अपने खर्चे को एंटिसिपेट करके हटा सकते हैं, उसको बोलते हैं लोग कंजर्वेटिज्म। क्लियर? फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा? कितना कॉन्सेप्ट हुआ? 7। 8वां कॉन्सेप्ट कौन सा है सर? ऊपर 3 का एजम्पशन भी करा दिया मैंने। क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। 7 और 3 10 हो। अब सुनो, एक है तुम्हारा मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? सिंपल सा बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। सर मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि सर मैं उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जिसका कोई मतलब हो। सर इमैटेरियल बात, जो बात कंपनी के लिए जरूरी ही नहीं। सर मालिक की बीवी भाग गई,
ठीक है, या मालिक की छत्ता से सर गिरा, छत्ता में मारने लगा, मालिक मर गया। सर इससे क्या मतलब है कि हमको क्यों बता रहे हैं, क्या बिजनेस में कोई फर्क पड़ेगा इसका? बिजनेस में आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का कोई इम्पैक्ट है तो वो इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड करना है आपको। सर कस्टमर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने क्या बोला, ईच एंड एवरी फैक्ट को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर कौन सा डिस्क्लोज, जो मटेरियल थी, जो लोगों को जान, जिससे उसको तुमको फर्क पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन जिससे स्टेक होल्डर के इनकम में प्रभाव पड़ेगा, वो जानना जरूरी है। उसकी बीवी भाग गई, उसकी बीवी किसके साथ भागी, कब भागी, कितने बजे रात को भागी, क्या क्या लेके भागी, ये सब जानना क्या जरूरत है? ये क्या इमैटेरियल वर्ड है, और जो इमैटेरियल वर्ड है उसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते। अकाउंट्स हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, मैटेरियल कॉन्सेप्ट, जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, जो जानकारी आपको जानने के लिए जरूरत है, जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस से पड़ेगा, उन सारे बातों को आप डिस्क्लोज करेंगे। अदरवाइज आप डिस्क्लोज, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? क्या क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने आपका समय लिया, मेरे हिसाब से मैंने आपको अकाउंटिंग थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्या आप लोग क्लियर हो चुके हैं? चलिए तो बढ़ते हैं आपसे अगले क्वेश्चन। मेरे पास बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 11 वाले हो चाहे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, एक बार ध्यान से समझिए। जब तक आप अकाउंट्स के थ्योरी को नहीं समझ रहे, मतलब एग्जाम में पास होकर अगला चले जाइए, कोई प्रकृति नहीं बढ़ता, लेकिन अकाउंट्स आप नहीं समझे। अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि अभी पहले आपको इतना बेस सिखा दूँ कि जब मैं टर्म अकाउंट्स का जो प्रैक्टिकल यूज करूँ तो हाँ समझ आ गया। वर्ड जब तक वर्ड से आप नहीं खेलिएगा ना, मजा नहीं आएगा। तो ये बिजनेस स्टडी और कॉमर्स और अकाउंट्स, ये जो 3 वर्ड है, ये बिजनेस का वर्ड के साथ है। तो मेरे पास जितने भी वर्ड्स के साथ जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अभी क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये सब समझने का ध्यान कि वर्ड समझ आपको आया कि मैंने क्या लिखा, जरा पढ़िएगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर मैं क्लियर करता हूँ, पहले सुनिएगा। 4 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी वो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट। ये 4 चीज आप लोगों को पहले क्लियर करता हूँ, सुनिएगा। सर कैपिटल और रिवेन्यू को पहले क्लियर कीजिए। कैपिटल पहले बताइए आपका एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में क्या अंतर है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रिसिप्ट मतलब मिलना। खर्चा मतलब सर वो मैंने खर्चा किया और ये पैसा आपको मिला। पहले रिसिप्ट एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। सर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रिसिप्ट मतलब इनकम, आया मेरे पास। 2 तरीके का पैसा आपके पास आता है और 2 तरीके का आपका खर्चा होता है, एक होता है कैपिटल, एक होता है रिवेन्यू। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सर वो खर्चा, वो मोटा पैसा मैंने जो खर्चा किया जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और दोस्त एक्सपेंडिचर, ये क्या है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? क्या ये बार बार होगा? तुम क्या बार बार टीवी खरीदोगे? क्या तुम बार बार एसी खरीदोगे? तुम क्या कंपनी मशीन बार बार खरीदोगे? ये क्या है, नॉन रिकरिंग। क्या है ये, नॉन रिकरिंग। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो आप लगातार और बार बार करते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। अगर कोई तुमसे पूछे कैपिटल क्या होता है, बोलना नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब जिसको बार बार आपको करने जरूरत नहीं करोगे। अच्छा ये क्या होता है सर, बेनिफिट जो इसका होगा, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदे हैं, जो कोई भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मोटा पैसा खर्चा लगाया है, इसका बेनिफिट आपका 1 साल का खत्म हो जाएगा। कोई टीवी खरीदा आपने, एसी खरीदा आपने, फ्रिज खरीदा आपने, कोई सामान खरीदा है, वो आपका संपत्ति है, या उस संपत्ति का फायदा केवल 1 साल तक मिलेगा आपको, या उससे कम मिलेगा, उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर इसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इस घर में ना अब क्या कर रहा हूँ, तो सर मैं घर का पेंटिंग करा रहा हूँ, तो क्या बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रियल एक्सपेंडिचर? कैपिटल। पेंटिंग कराना कैपिटल है, इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिल जाएगा। पेंटिंग एक बार कराओगे 5-6 साल चलाओगे। कौन पेंटिंग ऐसे होता है, आपको घर नहीं दिखा ऐसा पेंटिंग, वो तो लतखोरी, वो कामचोरी की, वो तो मिडिल क्लास फैमिली का नियम होता है, एक बार कराओ 3 साल चलाओ।
ये चलता नहीं है, चलाना खराब होने लगता है बेटा। वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस कर रहे हो ना तुम घर को, तो क्या वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ज़्यादा? आपको आप चला रहे हैं, हम लोग सब चलाते हैं, चलाना और उसका फायदा होना। सर इसमें टाइल्स लगवा दिए, इसका वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पेंटिंग करने इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मान लीजिए घर को आपको बेचना है, मैंने उसको पेंट करा के बेच दिया, इतना पैसा हमको देगा? पेंट का मतलब क्या होगा? उससे कोई मतलब नहीं। टाइल्स लगवा दिए, तुरंत पैसा बढ़ जाएगा। क्योंकि टाइल्स लगाना कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन पेंटिंग कराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सर एक्सटेंशन कर रहे हैं, बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रहे ये वर्ड क्या था? पढ़ सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर रिवेन्यू मतलब डे टू डे एक्टिविटी और खर्चा कर रहे हैं, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है पीएल अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे को हम लोग कहाँ लिखते हैं? बैलेंस कहाँ लिखते हैं? अब बताओ, तुमने प्लांट और मशीनरी खरीदा 5 लाख का, वो तुम्हारा संपत्ति है ना? संपत्ति को कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ? एसेट्स में ना। एसेट्स मीन्स बैलेंस शीट ना। आपने कोई सामान खरीदा के बोलते ये तो मेरा संपत्ति है, उसको मेरा एसेट लिख, इतना का मेरा प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग खरीदा, ये मेरा संपत्ति है, ये तो बोलते मेरा खर्चा है। बिल्डिंग तुम्हारा खर्चा है, ये फ्लैट तुम्हारा खर्चा है, ये एसी तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा एसेट्स। इसका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा मिलता है, वो आपका क्या है? एसेट्स है। एसेट्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट। कहाँ किया जाता है? बैलेंस शीट। याद रहेगा। लेकिन सर मैं कौन हूँ आपका? कैपिटल की रिवेन्यू। अब मैं जो आप को ट्यूशन फीस देते हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। कैसे? एकदम परफेक्ट। हर महीना में छात्र चढ़ जाऊँ, साल का फायदा नहीं दूंगा। मैं एक बार जब पढ़ा रहा हूँ, एक महीना पढ़ा रहा हूँ, महीना खत्म होते क्या होगा? पैसा दे, एक महीना का फिर पैसा दे। हम 12 महीना साल 12 फीस मांगते हैं, फिर पैसा मदद कर रहे हैं, क्योंकि हर जो खर्चा बार बार करना पड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? रिवेन्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई नहीं मैं भाग के चल रहा हूँ, मैं 10 ही कराऊंगा, 15 ही कराऊंगा, 20 ही कराऊंगा, लेकिन डेप्थ में कराऊंगा कि आपको समझ में आना चाहिए। मकसद मेरा वो है। नंबर 4 आइएगा, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज इज अ डैश। बताइए, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज इज अ कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर इंपोर्ट ड्यूटी होता है क्या? पहले ही जितना बता पाएंगे अच्छे से। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? आप जो भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में जो कच्चा माल लगता है, एग्जाम्पल वो तो बनाने की फैक्ट्री है, तो प्लास्टिक क्या आपका रॉ मटेरियल, तो उसको आप इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है सर, मान लीजिए वो मटेरियल आप बाहर से मंगवा रहे हैं, विदेश से मंगा रहे हैं, तो विदेश से मंगाने का भाड़ा कम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो ड्यूटी क्या है? वो आपका हर बार लगेगा, हाँ, कि एक बार लगने से काम हो जाएगा। ये क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। क्लियर है? एक्सपेंडिचर है। अब सिंपल से एक फॉर्म बताइएगा, क्या आपने LIC का नाम सुना है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंटिंग का नाम नहीं सुना? क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट? ये आपका इंडिविजुअल है, कोई इंसान है, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कि रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट। हाँ सुना। एक और होता है सर पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं बेटा? पर्सनल मतलब होता है किसी का नाम। सर कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे पार्टी, कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, जिसका नाम होगा उसको बोलते हैं पर्सनल। कोई भी एसेट्स होगा, संपत्ति होगा, सर ये मेरा संपत्ति है, मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट और मशीनरी है, फर्नीचर पिक्चर है, वो क्या होगा? किसी का भी नेम, कोई एसेट्स और कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये क्या है बेटा? आपका नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। ठीक है। अब सब पर्सनल अकाउंट में भी बहुत तरीके का नाम है।
सर एक होता है नेचुरल पर्सन। क्या होता है नेचुरल पर्सन? मतलब जिंदा आदमी। सर मोहन, रोहन, आप लोग सब, मैं, हम लोग कौन है सर? हम लोग नेचुरल पर्सन। नेचर ने हम लोग को जिंदा आदमी दिया है और वो जिंदा है, तो हम लोग कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। एक होता है सर आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर एक नेचुरल मतलब जिंदा आदमी, मोहन, रोहन, सोहन, जो भी नाम दिया गया है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है किसी कंपनी का नाम। सर रंजीत तिवारी इंडिविजुअल आदमी, जिंदा आदमी जो आपके सामने खड़ा है, जितना खड़ा बड़ा समझा है। लेकिन अब रंजीत क्लासेस बोल दिया। क्या रंजीत क्लासेस जिंदा है? कौन है रंजीत क्लासेस? ये तो नाम है। एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये क्या आर्टिफिशियल? सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। अगर हम बोला सर क्या नाम है? टाटा ग्रुप, टाटा कंपनी, ये नाम आर्टिफिशियल पर्सन। रतन भाई टाटा, सर ये नेचुरल पर्सन। जब किसी एक आदमी का ओनर का नाम बोल दिया, वो नेचुरल पर्सन। सर मैसूरी विद्यालय, आर्टिफिशियल पर्सन। मैसूरी विद्यालय का हेड मास्टर हुआ, वो नेचुरल पर्सन। जहाँ पर मेरा वर्ड आ जाए कि कोई जिंदा आदमी है, वो नेचुरल हो जाता है। और जहाँ मेरा वर्ड आ जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो क्या कराएगा? आर्टिफिशियल। सर ये किस कीड़ा का? ये क्या बोलता है कि सर मैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हूँ, मतलब मैं पर्सनल अकाउंट नहीं था, मुझे रिप्रेजेंट कर दिया गया। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सर ये 4 अकाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलता हूँ। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आज मैं बता दे रहा हूँ एक शॉर्टकट, इसके अनुसार जिंदगी में जब तक अकाउंट्स पढ़ो, जब तक इस 4 वर्ड को भूलना मत, और मेरे ट्रिक को भूलना मत। कि हर हमेशा, हर साल, हर कोने में आपको 4 वर्ड सुनाई देगा जी। क्या वर्ड है 4 सर? AOPP। क्या वर्ड है? AOPP। सर ए का मतलब एक्रूअल। क्या है? O मीन्स आउटस्टैंडिंग, P मीन्स प्रीपेड, प्री रिसीव। सर अप्रूवल का मतलब क्या होता है? मिलना बाकी है। मान लीजिए आपको बोला गया है कि मैं आपको 5,000 देना था, हमको मैंने 3,000 केवल दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 2,000 रुपया मेरा एक्रूअल, 2,000 आपको मिलना बाकी, ठीक है ना? कि मेरे को आपको 5 देना था, मैंने आपको केवल 3 दिया, तो आपको 2,000 मिलना बाकी है। सर मेरे लिए वो क्या है? देना बाकी। तो मेरे लिए वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अच्छा वो आपका एक्रूअल है, मेरे लिए वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है सर? एडवांस पेड। मेरे को आपको देना था 5,000, मैं आपको 7,000 दे दिया, बोला 2,000 आगे में हम लोग देख लेंगे। उनको मैं एडवांस पेड कर, और जब मैंने आपको एडवांस पेड किया, मेरे लिए वो क्या है? एडवांस पेड है। आपके लिए वो क्या है? एडवांस रिसीव्ड है। हाँ है ना? अब मुझे 4 वर्ड बताना बेटा। अगर मैं बोलूँगा कि सर इस साल में मैं बोला कि आपको लोगों को 5,000 देना, हमको आपको 5,000 देना था, मेरे लिए 5,000 खर्चा था, आपके लिए 5,000 इनकम था, आपको मैंने केवल 3,000 दिया, 2,000 देना बाकी। क्या वो 2,000 आप जोड़ के अपने इनकम में लिखिएगा, और मैं अपना 2,000 जोड़ के अपने खर्चे में लिखूंगा, मैं केवल 3,000 लिखूँगा। मेरा खर्चा वो कितने का? 5,000 हमको आपको देना है, ठीक है, मैंने आपको केवल 3,000, तो मैं अपने खर्चे में केवल 3,000 लिखूंगा, मैं 5,000 लिखूंगा, 5 का 5 पूरा खर्चा लिखूंगा, चाहे मैं पेड करूँ चाहे ना करूँ। तो जो अप्रूवल का पैसा होगा वो आप क्या करेंगे? ऐड, अप्रूवल ऐड होगा ना, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। इनकम पूरा 5 है आपको, और वो 5 मेरा पूरा 5 खर्चा है, मैं खर्चे 5 ऐड दूँ। अगर मैंने आपको एडवांस दे दिया 7,000, क्या मैं इस साल 7,000 खर्चा लिख दूँ? इस साल का खर्चा तो 5 ही था, मैंने तुमको एक्स्ट्रा 2,000 दिया, तो 2,000 मैं क्या करूँगा? हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है बेटा? इस साल का प्रॉफिट निकालना। एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट में इस साल तुमने जितना कमाया है और कितना खर्चा किया है उसको रिकॉर्ड करोगे। सर मैंने ज़्यादा पेड कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं, आपने ज़्यादा पेड किया तो हटा लीजिए। इस साल का खर्चा हमको बताइए, ज़्यादा प्रीपेड होगा तो लेस कर देना, प्रीपीसी होगा तो लेस कर देना। क्लियर? याद रहेगा? AO ऐड PP लेस। क्या सिखाया मैंने?
AOAD PP लेस। क्लियर। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन एसेट से कौन लायबिलिटी है, आप बताइए। आपको पैसा मिलना बाकी है, आपके लिए वो एसेट से लायबिलिटी है, आपके लिए वो एसेट से मिलना बाकी है आपको, ये आपका क्या है, मेरे लिए वो क्या है, अगर आउटस्टैंडिंग है, मेरे को आपको देना बाकी है। देखिएगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सर, आउटस्टैंडिंग है मतलब पैसा देना बाकी। तो आउटस्टैंडिंग क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है। तो मेरे को आपको अगर देना बाकी है तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, लायबिलिटी। सर प्रीपेड, मैंने आपको एडवांस पेड कर दिया, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। अगर आपने एडवांस रिसीव किया है तो वो आपका क्या है, लायबिलिटी है। अगर आपको सर्विस नहीं आप मेरे को देंगे, जैसे मान लो किसी बंदे ने मुझे एडवांस पेड कर दिया तो वो प्रीपेड है, मेरे प्री से। तुम्हारा तो पेड हो तो अच्छी बात है, तुम्हारा संपत्ति हो गया। जब तुम्हारा खर्च तुम उसको हटाओगे, खर्चे में लिखोगे, अभी तुम सब एसेट में लिखोगे। मेरे लिए वो क्या है, मैंने अभी तक इनकम अर्न नहीं किया, पहले से एडवांस पैसा लेके बैठा हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो पैसा देना पड़ जाएगा वापस। तो मेरे लिए वो क्या है, लायबिलिटी। क्या है, लायबिलिटी। ये सब कौन से अकाउंट है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। which अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा LIC है, बता दो क्या है सर, LIC आपका है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्यों सर, ये नाम, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई जिंदा आदमी तो नहीं है। हाँ, कोई इस तरीके का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला तो आदमी नहीं है, एक जिंदा आदमी है, इसलिए इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बेटा है मैं लिखा लिखा है सब दूंगा बच्चे। अब बताइएगा जरा, गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द proprietor should be credited to, क्या लिखा जरा पढ़िए तो, goods taken from business, goods taken from business for personal use by the proprietor should be credited to, goods taken from business for personal use। इसका वर्ड का मतलब कोई हमको हिंदी में समझा दे तो हम इसका हेडिंग, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड। तो ये क्या कहलाएगा, कोई एक टर्म मैंने पढ़ाया था आपको कि मालिक अगर बिजनेस से कुछ सामान निकालता है तो क्या होता है, ड्रॉइंग। क्या होता है, ड्रॉइंग। अच्छा वो क्या लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है कि कैश लेके जा रहा है, कैश। ये गुड्स है, गुड्स मतलब वो सामान जो तुम बेचने के लिए खरीदे। मान लो मेरा फ्रिज का दुकान है, तो क्या हम फ्रिज के और दुकान लेके ले जाएगा, घर में अपने दुकान से ले जाएगा ना, तो अपने दुकान से जो सामान लेके जा रहा है वो ड्राइंग कहलाएगा। तुमको जस्ट बताइएगा, दोनों एंट्रीज करना इन्वॉल्व है ना, एक मालिक लेके जा रहा है, सिर्फ इसका वर्ड क्या है सर, ड्राइंग। दूसरा क्या लेके जा रहे हो तुम, सामान, तो एक वर्ड क्या आएगा, परचेज। ठीक है, परचेज आएगा ना, कि सामान जा रहा है, जो आपने परचेज हमारा खरीदा उसमें से ले जाओगे। आप जस्ट बताना हमको, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज यूनिट प्रोप्राइटर, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा इसमें, ड्राइंग की परचेज। अब आप बताइएगा सर, थोड़ा सुनिए सर, आप अगर सामान, सुनिए, परचेज आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर आपके गोडाउन में जो माल पड़ा है उसमें से आप माल अपना घर लेके जा रहे हैं तो स्टॉक आपका बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, परचेज डिक्रीज हो। परचेज कौन सा अकाउंट है बेटा, उस चार में एसेट्स है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, घटता है तो क्या होता है, बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। परचेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अभी जस्ट वो रूल अगर पता है आपको तो बस हमारा यही क्रेडिट होगा। सर ड्राइंग कौन सा अकाउंट है,
पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? मालिक का नाम है सर। गोल्डन रूल के अनुसार मालिक के नाम को क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट। आया ना? तो बताओ ये ड्राइंग मालिक क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? मालिक को सामान पा रहा है कि वो दे रहा है? पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ पूछा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट। जरा ये एंट्री पढ़िएगा, कितना प्यारा एंट्री लिखा, पढ़िए क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम डे बुक टू लेजर। डे बुक किसको बोलते हैं? परचेज डे बुक, सेल डे बुक, परचेज रन बुक, सेल रन बुक, जनरल प्रॉपर, इन सारे डे बुक से लेजर में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्नल से लेजर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर मान लो मैंने कोई एंट्री जर्नल की, उसके बाद सबको अलग अलग बुक में ट्रांसफर कर रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? ये टर्म कहलाता है लेजर पोस्टिंग। तो पोस्ट कर रहे हो ना सर। जर्नल को क्या कहा जाता है? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्या कहते हैं इसको? सबसे पहले तुम क्या करते हो? कोई भी चीज, मान लो तुम एक दुकान में बैठे हो, तुम जो भी ग्राहक माल लेके ले आ रहा है, ले रहा है, जा रहा है, तुम उसको रिकॉर्ड कर रहे हो ना। उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? जर्नल। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? मान लो मान लो मेरा बहुत सा क्रिएटर है, जो कस्टमर लेने आया था, मोहन का हिसाब, मोहन का अलग से डायरी तुम बनाए होगे, तो वहाँ रिकॉर्ड करोगे। सोहन का हिसाब सोहन में डालोगे, रोहन का हिसाब रोहन में डालोगे, और सारा कैश में जो माल बेचे हो उसको तुम कैश बुक में रखो। तुम कोई भी ट्रांजेक्शन को 5,000 रिकॉर्ड करते हो। जितना तुमने कैश में सामान बेचा है, सेल किया है, तो कैश बुक में जाएगा। कैश में सामान खरीदा है, कैश में बेचा है, कैश में जो भी किया कैश बुक में जाएगा। उधार में सामान बेचा है तो कैश बुक, सेल बुक, सेल डे बुक। उधार में माल खरीदा है तो परचेज डे बुक। उधार में माल रिटर्न आया है तो सेल रिटर्न बुक। उधार में माल गया है वापस तो परचेज रिटर्न बुक। और उसके अलावा कोई एसेट्स का खरीदना, परचेज करना, वो आता है जनरल प्रॉपर्टी। कहाँ आता है? जनरल प्रॉपर्टी। इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ जर्नल जो तुमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद तुम उसको अलग अलग बुक में पोस्टिंग कर रहे हो कि सर रोहन का पूरा हिसाब हमको एक जगह में मिल जाए। मान लीजिए मैं जर्नल पूरा हिसाब में रखा हूँ, अब तुम आया हिसाब पूछने के, तो पूरा अपना खाता ढूंढ के हिसाब रखे, ऐसे ना तुम्हें कितना कितना, तो एक चीज करूँगा अभी हिसाब होता है कितना हुआ। तो पहले से दुकानदार लोग सबका अलग हिसाब रखता ही रहता। तुम्हारा हिसाब के समय तुम्हारा पूरा हिसाब अलग से, कि इतना तारीख को तुमने माल खरीदा था, इतना तारीख को ये, इतना तारीख को ये, तुमने इतना पेमेंट किया, इतना बाकी है, इतना ये, तुम्हारा पूरा हिसाब तुम्हारा केवल है मेरे पास पड़ा हुआ अलग से, तो वो क्या कहलाएगा? लेजर। मैंने क्या किया है? सारे जर्नल सबका जो रिकॉर्डिंग किया एक बुक में, उसके बाद सबको अलग अलग जो कर दिया गया है, इसको बोलता हूँ जर्नल से लेजर पोस्टिंग। क्या कहलाता है वो? लेजर पोस्टिंग। समझ आया सबको? एंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया, ये हर साल आता है। Which financial statement represent the accounting equation? सबसे पहले हमको बताइए कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? जानता था इसलिए क्वेश्चन ही हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ रहा हूँ यहाँ। अकाउंटिंग कहाँ रिप्रेजेंट कैसे नहीं जाता? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है आप एसेट्स क्या इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। और जिसे पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलना एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको बोला अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल कहाँ रहता है? बैलेंस शीट में। कहाँ पर रहता है? बैलेंस शीट। कहाँ पर? बैलेंस शीट में पाया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यहाँ तक का आज की क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू, बाय।